आइए बच्चों, आज हम पाचन तंत्र के कुछ और प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें सर्वप्रथम मुख में लार की उपयोगिता और लार ग्रंथियों के नाम। हमारे मुंह में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां होती है। उसमें से पहला है पेराटिड, जो कान के सामने की तरफ होती है। दूसरी होती है सबमक्सिलरी, जो जबड़े के नीचे होती है। और तीसरी होती है सबलिंगुअल, जीभ के नीचे वाली। तो कान के उधर से एक आती है, दूसरी जबड़े के नीचे से, और तीसरी जो होती है वो जीभ के नीचे से, मतलब जीभ के मुंह में ऊपर, नीचे और कान की साइड से तीनों तरफ से लार रस आता है। छोटी छोटी गांठें होती है जो मिलकर लार ग्रंथि बनाती है। इसके आसपास केश वाहिनियाँ होती है, उनका जाल बिछा होता है इन ग्रंथियों के आसपास, ताकि वो उसका रस ले सके। और ये रस केश वाहिनियों में रक्त से निकलता है, हमारे खून से ही ये लार निकलती है। उसके बाद यह लार बिल्कुल पतली होती है, पानी की तरह। ये मुंह को गीला रखती है, जिससे हम बोल पाते हैं और चबा पाते हैं। हमारे मुंह का जो माध्यम होता है अंदर, वह क्षारीय होता है। लार क्या होती है? क्षारीय होती है, अल्कलाइन। इसके अलावा भोजन को गीला करके लसलसा बनाती है और कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में बदलती है तथा भोजन को एक रस बनाने का काम करती है। इसीलिए भोजन को बहुत चबा चबा कर खाना चाहिए और दांतों का काम दांतों से ही लेना चाहिए, हाथों से नहीं, है ना, ताकि हमारा पेट अच्छे से पाचन करे। और हमारी पाचन क्रिया अच्छी होगी तो हमें ऊर्जा अच्छी मिलेगी, और ऊर्जा अच्छी मिलेगी तो हमारा शरीर अच्छे से काम करेगा। अगला प्रश्न है आमाशय की बनावट और स्थिति। इसका आकार भिश्ती की मश्क जैसा होता है। जो मश्क होती है ना पानी की, वैसा होता है। यह आहार नली का सबसे बड़ा भाग होता है। जो हमारी आहार नली है, गले से लेकर, मुंह से लेकर और गुदा तक, उसका सबसे बड़ा भाग आमाशय ही होता है। इसको स्टमक भी बोलते हैं। इसकी चौड़ाई 11 सेंटीमीटर होती है और लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। और मध्य में एक मध्य पटल होता है, जिसे डायफ्राम कहते हैं। डायफ्राम का जो ऊपरी सिरा ग्रास नली से जुड़ा होता है, उसे कार्डियम सिरा कहते हैं। इसके नीचे वाली दाहिनी जगह का संकुचन स्नायु लगे होते हैं यहाँ पर, जो कि वर्तुलाकार होते हैं। यह आमाशय का मुंह खोलने और बंद करने का काम करते हैं। इसमें आमाशय क्रमशः फैलने और सिकुड़ने का क्रमानुकुंचन क्रिया करते रहते हैं इसके द्वारा। और आमाशय की आंतरिक संरचना इस प्रकार होती है। उसके सबसे ऊपर परत उदरांत वेष्ठा कहते हैं, और यह चमकीला गुलगुला आवरण रहता है। इसके एक प्रकार का रस निकलता है, जो इसे चिकना बनाए रखता है और दूसरे अंगों से रगड़ खाने से बचाता है। दूसरा, यह पेशियों में बनी परत है। इसके 2 तरह की पेशियां रहती है, बाहर की ओर वर्तुल और अंदर की ओर लंबवत। लंबवत पेशियों द्वारा अंतःनलिका के पास मुंह और छोटी आंत के पास से यह मुंह बंद हो जाता है। और उसके बाद सब म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां होती है, जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी कहते हैं। ये ग्लैंड्स रस पैदा करती है और छोटी नलिका द्वारा जठर रस आमाशय के अंदर पहुंचता है। जठर की भीतरी तथा श्लेष्मिक झिल्ली होती है, मतलब श्लेष्म होता है चिकना। जब जठर रस खाली हो जाता है तो यह झुर्री सी पड़ जाती है, और जब जठर रस होता है तो यहाँ चिकनी आवरण दिखाई देता है। अब हम पढ़ेंगे छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई तथा संरचना और उसकी बनावट। छोटी आंत की लंबाई 6.5 मीटर होती है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर, मतलब बहुत पतली होती है। यह लचीली पेशियों की बनी हुई खोखली नली होती है और कुंडली के समान हमारे पेट के अंदर रखी होती है। छोटी आंत का जो शुरुआत का 25 सेंटीमीटर का भाग होता है, उसे ग्रहणी कहते हैं। यह छोटी आंत के अन्य भाग की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है, क्योंकि पूरी छोटी आंत 2.5 सेंटीमीटर होती है और जो शुरू का भाग होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है। ये घोड़े की नाल के समान अर्धवृत्ताकार होती है और पक्वाशय के अग्रभाग में पित्त नली पित्ताशय से जुड़ी होती है। पित्ताशय का संबंध किससे होता है? लीवर से, जिसे हम यकृत कहते हैं हिंदी में। पक्वाशय के मध्य भाग में अग्नाशय अपनी अग्नाशिका नली द्वारा खुलता है, और जो ग्रहणी होती है उसमें भोजन का 95% भाग का पाचन हो जाता है।
यहाँ पर भोजन तरल कायम के रूप में, घोल के रूप में होता है और फिर वह बड़ी आंत में आता है। अब बड़ी आंत की लंबाई देखते हैं। बड़ी आंत 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 1.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। मतलब ये मोटी होती है, पतली उससे चौड़ी होती है। जो छोटी आंत होती है उसकी अपेक्षा चौड़ी होती है और इसकी लंबाई कम होती है। उसकी 6 मीटर थी और इसकी 1.5 मीटर है। बड़ी आंत में दाहिनी तरफ छोटी आंत प्रारंभ से कुछ ऊपर आकर मिलती है। बड़ी आंत के नीचे जो बंद आंत का भाग है उसे स्थूल या आंत्राशय कहते हैं। और इसके नीचे 8 से 10 सेंटीमीटर लंबा हिस्सा जो होता है उसके एक डोरी के समान जो लटकता है उसे अपेंडिक्स कहते हैं। एक छोटी सी अपेंडिक्स की नस होती है जिसे आंत्रपुच्छ भी कहते हैं और इसके अंदर अमीबा एवं लाभकारी जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो जटिल भोजन को तोड़कर सरल शर्करा में बदल देते हैं। बड़ी आंत 3 भागों में विभाजित होती है। सबसे पहले ऊर्ध्वगामी वृद्धांत, फिर अनुप्रस्थ वृद्धांत और फिर अधोगामी वृद्धांत। जो ऊर्ध्वगामी वृद्धांत है यह यकृत को बाईं ओर मुड़ी होती है। यकृत की, लीवर की, यकृत किसको बोलते हैं? लीवर को। लीवर के बाईं ओर मुड़ी होती है। और अनुप्रस्थ वृद्धांत जो यकृत के बाईं ओर प्लीहा से जाकर जुड़ती है। और तीसरा है अधोगामी वृद्धांत। यह नीचे के भाग है जो बाईं ओर प्लीहा की ओर उतरता है। बड़ी आंत के अंतिम 12 से 15 सेंटीमीटर भाग में मलाशय कहते हैं और इससे यह मलाशय गुदाद्वार पर समाप्त हो जाता है। सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर पता चलता है कि बड़ी आंत की रचना भी छोटी आंत के जैसी होती है, परंतु छोटी आंत की तरह बड़ी आंत की जो अंदर की जो त्वचा होती है वह झुर्री और सलवट और शोणांकुर नहीं होते। उसमें विलाई जो अंगुलीनुमा रचना होती है वह नहीं होती है। बड़ी आंत छोटी आंत जैसी चिकनी नहीं होती है और आड़ी होने के कारण जगह जगह से फूली हुई दिखाई देती है। इसमें बाहरी आवरण स्नायु के लंबे और वर्तुल होते हैं। इस कारण बड़ी आंत जगह जगह से फूली हुई दिखाई देती है। और जो गुदाद्वार में वर्तुलाकार पेशियां हमेशा संकुचित स्थिति में रहती है। इसी कारण मल विसर्जन की क्रिया इच्छानुसार हो सकती है और यह उसको कंट्रोल करती है। इस प्रकार से अभी हमने पढ़ा छोटी आंत और बड़ी आंत की लंबाई, बनावट व कार्य। जब पेट में भोजन का पाचन होता है तो 1 से 2 घंटे हमारा भोजन अमाशय के अंदर होता है। फिर अगले 2.5 घंटे, 2 से 5 घंटे छोटी आंत में होता है। फिर 5 से 9 घंटे के बाद वह बड़ी आंत में आ जाता है और 9 घंटे के बाद वह मलाशय में आ जाता है। और इस प्रकार से हमारे भोजन का पाचन होता है। और अब हम पढ़ेंगे पित्ताशय और उसकी रस के बारे में। पित्ताशय जो होता है वो हल्के हरे पीले रंग का होता है। इसे बॉयल जूस भी कहते हैं। यह एक पतला पदार्थ है। यह क्षारी कसेले स्वाद पित्त रस का उत्पादन लीवर में होता है और इसका संग्रह जो होता है वो पित्ताशय में होता है। ये लीवर में बनकर आता है और फिर पित्ताशय में रहता है। और जो पित्त रस होते हैं उसके जो कार्य हैं वो इस प्रकार है। अम्लीय कायम को क्षारी बनाना, जो हमारे पेट में अम्लीय होता है भोजन उसको क्षारी बनाते हैं। भोजन को सड़ने से रोकना, रोगाणुओं को नष्ट करना और अग्नाशयी रस को सक्रिय बनाए रखना। इस तरह यह हमारे पेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हम पढ़ेंगे अग्नाशय से उत्पन्न होने वाले एंजाइम के बारे में। अग्नाशय रस जो होता है वो पक्वाशय में अग्नाशयी नलिका द्वारा लाया जाता है। यह रस क्षारीय होता है और पानी के समान पतला और रंगहीन भी होता है। इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला है एमाइलोप्सिन। इसके कारण कार्बोज पदार्थ ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित होते हैं। दूसरा है ट्रिप्सिन। आंत्ररस द्वारा निष्क्रिय ट्रिप्सिनोजन सक्रिय ट्रिप्सिन में बदलता है और इसमें एमिनो एसिड में बदल जाता है। और तीसरा है स्ट्रिएप्सिन वसा। इसको पहले एमल्शन या दूध जैसा पदार्थ तैयार होता है और फिर उसके बाद वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। इस प्रकार भोजन के कार्बोज, प्रोटीन और वसा तत्वों का पाचन ग्रहणी में अग्नाशयी रस या एंजाइम के द्वारा होता है।